और जो भी स्टूडेंट आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों मेरा नाम है कृतिका पारेख। मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं और अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पे पिछले 2.5 साल से नेट की तैयारी मैं करवा रही हूँ। नेट के लिए मैं पेपर 1 रेडी करवाती हूँ और साथ ही साथ मैं गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को पेपर 2 ज्योग्राफी में नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप मेरे साथ में अनअकैडमी का हिस्सा बन सकते हैं मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे वो हम आपको पता है कि हम सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टॉपिक वाइज कर रहे थे। तो 4 दिन में हमने अर्थ के कैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से लेके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक एंड रॉक साइकिल, रॉक्स इन इंडिया, यहां तक हम कवर कर चुके थे। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज का, वो स्पेशली अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, सुनामी से रिलेट करते हुए टॉपिक्स आज की क्लास में रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ में। और लाइव आ जाइए। पहले तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, जो भी साथ में जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर करके आइए अपने सभी ग्रुप्स में। कंटिन्यू शेयरिंग होनी चाहिए। 2 दिन से क्लास रात को 9 बजे हो रही थी, बट इसका एग्जैक्ट टाइम 3 बजे है और मुझे लगता है मोस्ट प्रॉपर टाइम भी है। दोपहर की नींद से बचने का भी एक अच्छा समय हो सकता है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का अपना पहला सवाल। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर Vesuvius lava than basalt. These volcanoes often result in explosive eruption. And the third is, along with lava, large quantities of pyroclastic materials and ashes find their way to the ground. ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ पे आपके सामने 3 विशेषताएं लिखी गई हैं और आपको बताना है कि ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये किस टाइप के वॉल्केनो में सबसे प्रॉपर तरीके से पाई जाती है। और काफी लोग आंसर अलग दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट कॉम्पोसाइट वॉल्केनो। कॉम्पोसाइट वॉल्केनो गाइस एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है अपने नेचर में। मतलब इसका एक तरह से बहुत तेज ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोसिव इरप्शन के अंदर ये माने जाते हैं और इनमें से जो लावा निकलता है उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर राख होती है और उससे ये लावा पतला लावा होता है और वो फैल जाता है। साथ ही साथ ये कंपैरेटिवली बेसाल्ट के कंपेयर में थोड़े से ठंडे और अधिक चिपचिपे लावे के विस्फोट से होती है। इसे हम कहते हैं कॉम्पोसाइट वॉल्केनोस। वॉल्केनोस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक शिल्ड, कॉल्डेरा, कॉम्पोसाइट, मिड ओशन रिट्स। ये तो खैर एक स्पेसिफिक जगह वाले हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लावा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। चलिए बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द बेसिक लावा। बेसिक लावा मीन्स जिसमें सिलिका कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है, आर दी हॉटेस्ट लावाज एंड आर हाईली फ्लूइड। एंड द फोर्थ इज एसिड लावा, आर आल्सो कॉल्ड एज फाल्सिक लावा। अब देखिए, अगर अपन बात करते हैं व्हेन बेसिक लावा फ्लॉस फ्रॉम ए वॉल्केनो इट इज वेरी एक्सप्लोसिव, ऐसा नहीं है। जो हाईली फ्लूइड लावा होता है वो उतना ही लेस एक्सप्लोसिव होता है। तो क्योंकि हमने बात करी है कि बेसिक लावा एक हाईली फ्लूइड लावा है, तो इस वजह से वो एक्सप्लोसिव लेस होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। Acid lavas are highly viscous and causes less explosive volcanoes as highly viscous। यहाँ पे ये क्या होता है, अत्यधिक शान नहीं होते हैं। इस वजह से तीसरा भी गलत है। पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ लावा। लावा के अंतर्भेदी रूपों पर विचार करें। एक है हमारे पास में लैकोलिथ, दूसरी तरफ है बैथोलिथ। आपको बताना है कौन सा सही है दोनों में। हम्म तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट नन ऑफ दीज। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लैकोलिप्स का डिस्क्रिप्शन है वो है रियलिटी में बैकोलिप्स का, और बैकोलिप्स का डिस्क्रिप्शन है रियलिटी में लैकोलिप्स का। देखिए बैकोलिप्स क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट की गहराई में ठंडा होने से जो जो मैग्मा कंटेंट होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जब गुंबद में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बैथोलिप्स कहते हैं। और जब ये गुंबद के आकार जिनका एक समतल आधार होता है उसे हम लैकोलिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है, इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा डी कि इनमें से कोई भी नहीं यहाँ सही है। डी इज द राइट आंसर क्योंकि डिस्क्रिप्शन उल्टा है। ओके नेक्स्ट, हॉटस्पॉट विद इन द अर्थ हेल्प प्रोड्यूस। पृथ्वी के भीतर हॉटस्पॉट भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ये हॉटस्पॉट क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट में वह क्षेत्र जहां गर्म पिघला हुआ चट्टान फंसने की हिम्मत करता है। देखिए रियलिटी में हॉटस्पॉट जैसी कोई चीज जो है उसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसे बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ का क्रस्ट पार्ट है, ठीक है। अब क्रस्ट के नीचे आप जानते हैं कि मेंटल आता है और कहीं पे मेंटल मोल्टन रॉक्स भी होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से में पड़ी हुई है मोल्टन रॉक, ठीक है, मोल्टन रॉक है। कई बार ये होता है कि ये मोल्टन रॉक प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मोल्टन रॉक थी और ये ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रही है प्रेशर की वजह से, या ड्यू टू सम प्रेशर या हाई टेम्परेचर की वजह से ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट करती है। अब इन्हीं केस में क्या होता है कि क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में कहीं पे ग्राउंड वाटर भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है यहाँ पे मौजूद ग्राउंड वाटर। ओके, अब देखिए आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि यहां पर तो है आपके पास में मोल्टन रॉक और यहां पे है ग्राउंड वाटर। तो जब कभी भी मोल्टन रॉक और ग्राउंड वाटर दोनों आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जब इनके बीच में कनेक्शन बनता है तो स्टीम जनरेट होती है, ठीक है। और जो वही स्टीम जनरेट होती है वही स्टीम जनरेट होकर के क्या निकलने लगती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉट स्पॉट बोल देते हैं। तो बेसिकली अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो मोल्टन रॉक जब वाटर के कनेक्शन में आती है तो स्टीम जनरेट होती है और उसी स्टीम को हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसको हम पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू वो जो स्टीम होती है उसको सीधा सीधा यूज में ले लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। इंडिया में इसका डेवलपमेंट इतना नहीं है, लेकिन जो साउथ हेमिस्फीयर में कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ हेमिस्फीयर कंट्रीज, न्यूजीलैंड के अंदर इसका ज्यादा किया जाता है, इसी के साथ साथ नीदरलैंड में इसका ज्यादा किया जाता है। हर जगह इसका ज्यादा है, इंडिया में इसका कम है। बट बेसिकली इंटरनल पार्ट में मैग्मा प्लस वाटर के कनेक्शन में आने से स्टीम जनरेट होती है और उसी को हम हॉट स्पॉट का नाम देते हैं। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट रीजन इन क्रस्ट वेयर हॉट मोल्टन रॉक्स डेयर ट्रैप्ड। तो ट्रैप्ड हो गई है बेसिकली पानी के साथ में मिक्स होके।
नेक्स्ट इज A hot water spring can exist at any part of the earth where गर्म पानी का झरना स्प्रिंग पृथ्वी के किसी भी भाग में मौजूद हो सकता है, जहां पे चार ऑप्शन है आपके पास में, बताइए। B answer, but the right answer is option number A, that water sink deep enough beneath the surface to be heated by the interior forces. हॉट वाटर स्प्रिंग हम किसे कहेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग का मतलब ये है कि जो भी वाटर है जिसे हम स्प्रिंग का नाम दे रहे हैं, उस पानी का टेम्परेचर अपने आसपास के एनवायरमेंट से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसी वजह से उसको हॉट वाटर स्प्रिंग कहा जाएगा। और ये कब बनता है? जब इंटरनल पार्ट में मौजूद जो गर्मी है, टेम्परेचर है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेप्थ में जब कुछ फॉर्मेशन होने लगता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट एसो। माउंट एसो के बारे में विचार करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ओनली ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माउंट एएसओ के बारे में एक कथन यहाँ सही है कि इट इज लोकेटेड इन जापान, क्योंकि इट वाज ए एक्टिव वॉल्केनो फ्यू डिकेड्स टू रोडिंग बैक, बट इट इज एन इनएक्टिव वॉल्केनो नाउ। नो, अभी भी ये एक बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है पूरी दुनिया का, ये बात सही है। द एक्सप्लोजन इन माउंट एएसओ आर वेरी लो इंटेंसिटी। जी ऐसा नहीं है, माउंट एएसओ में जो अभी एक्सप्लोजन हुआ था वो लास्ट 20 अक्टूबर 2021 में इसका एक एक्सप्लोजन हुआ था, और उसकी दशा यहाँ ये हुई थी कि वहां की जो बेसिक जरूरतों का जो सामान था, जैसे वहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो उससे इफेक्ट कर गया था, फ्लाइट्स नहीं आ रही थी, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था इस वॉल्केनिक इरुप्शन की वजह से, जो भी रिसेंटली मतलब पिछले अक्टूबर 2021 में आया था। तो ये एक बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो रीजन है, और यहाँ पर आने वाली वॉल्केनोज की जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, और ये जापान में स्थित है। तो दो ऑप्शन गलत है, सिर्फ ओनली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला बताइए, विद रेफरेंस टू गलपागोस आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं इस गलपागोस के बारे में, गलापागोस के बारे में। जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है कि गलापागोस बिलोंग्स टू कोलंबिया, जी नहीं, ये पाया जाता है साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में नियर द इक्वेटर। तो पहली बात तो ये कि ये एक वॉल्केनिक है मेनली ओरिजिन से, और ये किसी महाद्वीप से नहीं जुड़े थे। साथ ही साथ the stark rocky island, many with few plants in these islands made it necessary for species to adapt and survive here, and by doing do evolving into new endemic. Galapagos were instrument for in developing Darwin's theory of evolution. Everything is correct, but second number का statement गलत है क्योंकि इसकी लोकेशनल है।
लोकेशन को लेके 50-50 चांसेस ही हमेशा होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट हमें लग सकता है। अगला है, विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक नंबर का क्वेश्चन है, हमें टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं, बताएं। सी आंसर आप दे रहे हैं, गलत है। आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने यहाँ पे बोला है कि द अटलांटिक कोस्ट हैव वेरी एक्टिव वॉल्केनोज। ऐसा नहीं है, अटलांटिक कोस्ट पे वॉल्केनोज खास एक्टिव नहीं है, और जितने भी वॉल्केनोज है वो सारे डोरमेंट वॉल्केनोज हैं। तो पहला गलत है। एक्टिव वॉल्केनोज की अगर बात की जाए तो वो पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं, क्योंकि वहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होने की वजह से। तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। वैसे तो सब जानते हैं इसके बारे में, बट पता नहीं क्यों गलत किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ चेन ऑफ वॉल्केनोज दैट एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 2000 माइल्स एंड इंक्लूड लोकेशन फ्रॉम। ओनली टू एंड, चलो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सारे ही सही हैं। हमसे यहाँ पूछा गया है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों। जब कभी भी कहीं पर भी जो वॉल्केनो है, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्केनिक इरुप्शन का मतलब ही ये होता है कि इसका सीधा सीधा मतलब फायर से लिया जाता है। तो वॉल्केनोज की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब रिंग ऑफ फायर कौन सी है? बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में रिंग ऑफ फायर अवेलेबल है। जैसे आप देखो, थोड़ा सा ना ये अमेरिका में साइड में थोड़ा हो गया है, एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ से न्यूजीलैंड से रिंग ऑफ फायर स्टार्ट होती है, साउथ एशिया की काफी जगह को कवर करती है, जापान को कवर करती है, ऊपर से इधर से अलास्का, अलास्का से देन कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, उसके बाद में साउथ अमेरिका, एंड देन लास्ट में जाती है पेरू तक। लगभग लगभग 45,000 किलोमीटर को ये कवर करती है, जिसमें लगभग 1500 प्लस एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं, और यहीं पर इसके बहुत बड़े बड़े हॉटस्पॉट भी देखे जाते हैं। तो ये तो हमारा आंसर हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही न्यूजीलैंड से होती है। न्यूजीलैंड, और यहाँ पे ये जाती है आपके चिली तक, सॉरी चिली तक जाती है ये। अब यही जैसी एक है वैसी ही एक यहाँ पे और फैली हुई है, जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। म्यांमार, इधर से हिमालय बेल्ट, हिमालय बेल्ट से ऊपर की तरफ होती हुई ये जाती है आपके इटली तक। इसे हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाएगा जनरली रिंग ऑफ फायर, और इसे कहा जाएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूड इन रिंग ऑफ फायर। अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता तो इजी हो जाता। जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है, उसका आंसर था श्रीलंका।
क्योंकि उसके आंसर के अंदर इधर से अंडमान निकोबार भी दे रखा था, उधर से इटली भी दे रखा था, तो इधर से न्यूजीलैंड भी दे रखा था, तो कंफ्यूजिंग था। तो एक तो होती है रिंग ऑफ फायर जो कंप्लीट इटली तक आती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इटली जो है वो मेडिटेरियन का लाइट हाउस कहलाता है। पैसिफिक, ये सब क्या है यहाँ पे मिलने वाली एक्टिव वॉल्केनो के रीजंस हैं। हाँ हाँ, पर ये कंप्लीट एरिया है, जैसे कि आपके आइलैंड्स हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हवाई आइलैंड है, मेरियाना ट्रेचेस है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अल्टीमेटली जरूरी तो नहीं है कि मार्जिन्स पर हो, बीच के पास पे भी हो रही है, क्योंकि पैसिफिक ओशियंस भी बहुत सारी सब प्लेट्स में डिवाइड है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट पैसिफिक ओशन की एक ही प्लेट है, उसमें भी अलग अलग प्लेट्स हैं। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे जुआंडी फूका प्लेट आती है, मैक्सिको के पास में कोकोस प्लेट आती है, साउथ अमेरिका के पास में नास्का प्लेट आती है, यहाँ पे जापान प्लेट आती है, यहाँ पे फिलीपींस प्लेट आती है। तो कंप्लीट पैसिफिक प्लेट में भी छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जिससे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल लोकेशन, निम्नलिखित भूगर्भीय स्थानों पर विचार करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए है क्योंकि पूछा गया है कि जियोलॉजिकल लोकेशन है और अकरेंस ऑफ वॉल्केनोस क्वेश्चन की डिमांड है। अब एक चीज बताइए कि वॉल्केनिक इरुप्शन कब होता है, जब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनती है। डाइवर्जेंट में ज्यादा होता है, कन्वर्जेंट में भी कई बार हो जाता है, लेकिन मेजरली डाइवर्जेंट में होता है। तो कोस्टल माउंटेन रेंज, दैट मीन्स ये आपका प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट बाउंड्री यहां बन रही है। ऑफ शोर आइलैंड्स प्लेट बाउंड्री बन रही है, एंड मिड ऑफ डीप ओशन बेड्स प्लेट बाउंड्री यहाँ पे बनती है, फॉर एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिड्स। तो यहाँ पे तीनों ही जगह पे अधिक ज्वालामुखी आने की संभावना रहती है। सो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन और करने हैं। Why do the eastern and western boundaries of the Pacific Ocean experience frequent earthquake? पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ें फिर आंसर दें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहीं पे भी अर्थक्वेक की बात हो रही है, वॉल्केनिक की बात हो रही है, प्लेट मार्जिन का होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्लेट मार्जिन दोनों ही एक्टिविटी नहीं होगी। प्लेट मार्जिन कैसे भी हो सकते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्मिंग कैसे भी हो सकते हैं, बट प्लेट मार्जिन होने चाहिए। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है कि पैसिफिक ओशियन के ईस्ट और वेस्ट, लाइक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में भूकंप आने का मेन कारण यह है कि उसमें डायरेक्टली कोलाइजन हो रहा है। ईस्ट पार्ट में भी वो अपनी अलग प्लेट्स के साथ में टकराता है और वेस्ट पार्ट में भी टकराता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहाड़ों की उपस्थिति ये कोई कारण नहीं हो सकता है जब तक कि पहाड़ दो प्लेट सीमाओं के बीच में ना हो। जैसे हिमालय है, तो हिमालय में अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है, नेपाल में अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि नेपाल यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट दोनों के बीच में जो हिमालय जोन है उसमें वो बना हुआ है। तो अल्टीमेटली प्लेट मार्जिन है वहां पे, इसलिए भूकंप आते हैं। साथ ही साथ वेव्स एंड करंट एक्शन का कभी भी रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि भूकंप, वॉल्केनिक इरुप्शन, अर्थक्वेक्स ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से होते हैं, जबकि वेव्स एंड करंट्स मेनली काम करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीप ओशन ट्रेचेस अलोंग दीज मार्जिन्स, तो डीप ओशन ट्रेचेस खुद भी बने हैं किस वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो करेक्ट आंसर ओनली ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है द रिंग ऑफ फायर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए, मैंने शायद इसका आंसर मैं दे भी चुकी हूं आपको।
वेरी गुड, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, क्योंकि यूएसए हम जानते हैं, यूएसए के अंदर अलास्का, कैलिफोर्निया, अलास्का एंड कैलिफोर्निया मेनली इसका हिस्सा माने जाते हैं, जापान है ही, इंडोनेशिया, श्रीलंका केवल इसका हिस्सा नहीं है इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, बताइए। गाइज अगर ए आपने को लग रहा है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। बी आंसर नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने मान लिया है कि शैलो अर्थक्वेक, देखो दो अर्थक्वेक्स होते हैं, डीप अर्थक्वेक्स एंड शैलो अर्थक्वेक्स। डीप अर्थक्वेक तेज, शैलो मींस नॉर्मल। तो शैलो अर्थक्वेक्स अकर अलोंग द ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री। तो ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री क्या होती है? ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्रीज आर फाउंड वेयर द प्लेट स्लाइड पास्ट वन अनदर, कि क्या करती है, जहां प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, तो जब एक दूसरे के साथ चल रही है, इसका मतलब सिमिलर डायरेक्शन में प्लेट्स चल रही है, तो उस वजह से सिमिलर डायरेक्शन में प्लेट्सों के चलने की वजह से ना टकराव हो रहा है ना दूर जा रही है, इस वजह से अर्थक्वेक जो है वो शैलो आ रहे हैं। तो ए भी सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं असर्शन एंड रीजन से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। The distribution of earthquake provide information about magma pathways and the structure of volcanoes, क्योंकि obviously earthquake भी अर्थ के इंटरनल पार्ट से होकर के गुजर रहा है। तो जब कभी भी सेस्मिक वेव्स होके गुजरती है तो कई बार ऐसा होता है कि सेस्मिक वेव्स के साथ साथ मैग्मा का भी कुछ पार्ट बाहर आ जाता है। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ earthquake कंसिडर वेरी क्लोजली विद दैट ऑफ volcanoes। विश्व में भूकंप का वितरण ज्वालामुखियों के साथ बहुत निकटता से मेल खाता है, इसलिए क्योंकि जब ज्वालामुखी उत्सर्जित होते हैं तो भी अर्थक्वेक आता है, और जब अर्थक्वेक आते हैं तो कई केसेस में मैग्मा भी बाहर आ जाता है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन है, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गाइस, प्लेट मार्जिन। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ आएंगे? प्लेट मार्जिन पर आएंगे। इंटरजंक्शन ऑफ मेजर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंटरजंक्शन ऑफ मेजर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है वो भी ऑब्वियसली प्लेट मार्जिन ही तो है, प्लेटों के भीतर नहीं आ सकते हैं। लिटोरल जोन्स ऑफ मेजर ओशंस में सिमिलरली बात है कि जब सारी चीजें पूछी गई है तो ऑब्वियसली प्लेट मार्जिन है। आप एग्जांपल लीजिए कि अपने इंडिया में एक तरफ है यूरेशियन प्लेट और एक तरफ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसी के बीच में क्या बना हुआ है? हिमालय माउंटेन बना हुआ है,
राइट। एक तरफ है साउथ अमेरिका प्लेट, एक तरफ है नास्का प्लेट, वहीं के बीच में क्या बना हुआ है, एंडीज माउंटेन बना हुआ है। एक तरफ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एक तरफ है जुआन डी फूका प्लेट, उसी के बीच में रॉकीज बना हुआ है। तो जहां तक बात है इंटरकनेक्शन ऑफ माउंटेन्स की, तो वो कहां बन रहे हैं, तीनों की एक जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये सभी प्लेट मार्जिन है। तो जहां पे अर्थक्वेक भी आ सकता है और वॉल्केनिक इरुप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में आप विचार करें। अब मैं आपको बता दूं विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, आपको गलत बताना है गाइस, गलत कौन सा है। गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऐसा इसलिए है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इट्स कॉल्ड द फोकस, जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस कहा जाता है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ईच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द एपिसेंटर इट्स कॉल्ड हाइपोसेंटर। जी नहीं, जो पॉइंट डायरेक्टली फोकस के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर का नाम देते हैं। ये देखिए, मानिए कि यहाँ पे सबसे पहले फोकस सेस्मिक वेव्स आई और यहां से सेस्मिक वेव्स ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था इसे हम कहेंगे फोकस, ठीक है। और इसके जस्ट 90 डिग्री एंगल यहां पे बनेगा उसका एपिसेंटर। एपिसेंटर वो पार्ट होता है जहां पे सबसे पहले अर्थ सेस्मिक वेव्स को फील किया जाता है। तो इस वजह से आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, earthquake are most prone to occur in area where, भूकंप सबसे अधिक उन क्षेत्रों में आते हैं जहां, इसको कोई इंडिकेशन मत समझना ये मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है। वाह, चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अर्थक्वेक्स आर मोस्ट प्रोन टू अकर इन एरिया जहां पे एक्टिव वॉल्केनोज होंगे, क्योंकि वॉल्केनोज इज इक्वल टू अर्थक्वेक। देर आर लार्ज रिजर्वर्स, बड़े बड़े जलाशय, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा माइनिंग हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा उनको नीचे से ड्रिल कर दिया जाता है। देर आर टेक्टोनिक फॉल्ट प्लेन, सारी जगह सही है। हाँ, जहां पे बहुत ज्यादा क्रस्ट के साथ में बहुत ज्यादा खुदाई करी गई हो तो उस जगह से सेस्मिक वेव्स का निकलना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू सेस्मिक वेव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अभी अपनी 4 बजे स्पेशल क्लास है, तो आप डायरेक्टली मुझे इस क्लास के बाद में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक
है स्पेशल क्लास का, आप जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, दोनों यहाँ पे सही हैं। पी वेव्स कौन सी होती हैं? ये फास्टेस्ट वेव्स होती हैं और इसी वजह से ये सबसे पहले आती हैं और इसीलिए इसको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स होती हैं क्योंकि ये पी वेव्स के बाद में आती हैं और ये लिक्विड से होके नहीं गुजर पाती हैं, ये सिर्फ सॉलिड से होके गुजरती हैं, तो ये भी सही है। दोनों का ही अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह की वेव्स होती हैं, एक आती है आपकी बॉडी वेव्स, दूसरी आती है लव वेव्स, मतलब सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं उसमें हम जनरली पी और एस वेव्स को शामिल करते हैं और सरफेस वेव्स के अंदर हम लव वेव्स को शामिल करते हैं, जिसे हम एल वेव्स भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक वेव्स। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओनली ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। तीसरे की अगर अपन बात करें तो द डेंसर द मटीरियल द लोअर इज द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स। पदार्थ जितना सघन होता है तरंगों का वेग उतना ही कम होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा होता है, जितना ज्यादा डेंसिटी होती है, द डेंस द मटीरियल द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इज हाई। जितना पदार्थ सघन होगा या जितनी कम डेंसिटी होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सो करेक्ट आंसर होगी लोअर, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेस्मिकली एक्टिवेट। विश्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका मतलब अफ्रीका का बीच का हिस्सा, यहाँ पे कोई प्लेट मार्जिन नहीं है। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एंड मिड अटलांटिक रिट, मिड अटलांटिक रिट्स के अंदर तो सेस्मिकली एक्टिवेटेड है, इसी वजह से वहां पे आपको पूरा का पूरा मिड अटलांटिक रिट देखने को मिल रही है, अलग अलग राइजेस हैं वहां पे। अल्पाइन हिमालय बेल्ट जिससे अलग अलग माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। सेंट्रल अफ्रीका में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक अकर एट इट इज। भूकंप यहां आता है।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आ सकता है। अर्थक्वेक का रिलेशन जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्लेट बाउंड्री से होता है। तो देखिए इसका एक चार्ट है जो आप भी बना सकते हैं कि हमारी अर्थ है, अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं अलग अलग तरह के। उन फोर्सेस में दो फोर्स होते हैं, एक आते हैं आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स और दूसरे आते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के एक फोर्स आते हैं जिसे सडन फोर्स कहा जाता है। सडन, इस सडन फोर्स में हम दो फोर्सेस को शामिल करते हैं, वैसे तो काफी है, वॉल्केनिक इरुप्शन वॉल्केनो और दूसरा अर्थक्वेक। ठीक है, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। अब वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक का जो रिलेशन है दोनों का, वो प्लेट मार्जिन से है या प्लेट बाउंड्री से है। और प्लेट बाउंड्रीज गाइस बेसिकली तीन तरह की होती है। कौन सी? कन्वर्जेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जहां पे दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे के पास आती है, इसमें क्रस्ट टूटती है, या इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सबडक्शन होता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और इसमें से इंटरनल पार्ट से मौजूद मैग्मा बाहर आता है और न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग, जिसमें प्लेट्स पैरेलल मूव करती है एक दूसरे के। इससे शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं। अभी ये सवाल भी हमारे पास में पूछा गया था। इससे क्या आते हैं? शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अर्थ में जितने भी फोर्सेस आपके लगते हैं, मतलब कि कहां कहां पे भूकंप आ सकता है, तो देखिए चाहे वो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो या वो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो या वो ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री हो, क्योंकि तीनों के अंदर ही प्लेट्स मूवमेंट कर रही है। अब प्लेट पास के लिए भी मूवमेंट करेगी, दूर जाने के लिए भी मूवमेंट करेगी, साथ चलने के लिए भी मूवमेंट करेगी। प्लेट्स का जैसे ही मूवमेंट होगा, इंटरनल मौजूद जो सेस्मिक वेव्स है वो बाहर निकलेगी और बाहर निकलते ही वो अर्थक्वेक चीज हो जाएगी। यही सेम चीज समुद्र में भी होती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। जैसे हम इसको हिंदी में भूकंप कहते हैं। कंप का मतलब होता है कांपना, भू का मतलब होता है धरती, तो धरती का कांपना, इसको हम भूकंप कहते हैं। अगर यही चीज ओशंस में होती है तो इसे जलकंप कहा जाता है, मतलब कि जल का कांपना। भूकंप, अब कुछ लोग बोलते हैं समुद्र में भूकंप आ गया, तो ऐसे तो समुद्र की भी भूमि है, लेकिन उसको जलकंप की भी संज्ञा दी जाती है। तो तीनों ही तरह की बाउंड्रीज का इससे रिलेशन है, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, मतलब प्लेट एक दूसरे के दूर जाए, या वो ओशन ओशन कन्वर्जेंट हो, दोनों दो ओशियानिक प्लेट आपस में टकराए, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट हो या ट्रांसफॉर्मिंग हो, किसी भी तरीके से कैसे भी ये हो सकती है। अच्छा, अगला बताइए, असर्शन एंड रीजन अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का एप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जब कभी भी दोस्तों प्लेट बाउंड्री की बात आती है, प्लेट बाउंड्री, तो प्लेट बाउंड्री के अंदर तीन तरह की प्लेट बाउंड्री होती है और उन तीनों ही प्लेट बाउंड्री से अलग अलग जोन बनते हैं। ठीक है, इस जोन के अंदर तीन जोन बनते हैं। पहला जोन बनता है स्प्रेडिंग जोन।
स्प्रेडिंग जोन। दूसरा जोन बनता है ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट का। ठीक है, और तीसरा जोन बनता है सबडक्शन का, जिसे हम कहते हैं सबडक्शन जोन, राइट। स्प्रेडिंग जोन का मतलब ये होता है कि जहां पे दो प्लेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे ये एक प्लेट्स हैं, एक सिचुएशन में इन प्लेट्स में क्रैक्स पड़ गए, क्रैक्स पड़ने के बाद में ये दोनों ही प्लेटें अलग हो गई हैं, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन में क्या होने लग रहा है, इसमें मौजूद जो मैग्मा था वो बाहर आ गया है और बाहर आकर के यहाँ पे स्प्रेड हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग जोन, जिसमें न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट, जिसमें जो दो प्लेट्स हैं वो दोनों ही प्लेट्स पैरेलल सिचुएशन में एक दूसरे के साथ चल रही हैं, जिससे क्या होता है, जब इनमें टकराव होता है तो शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं, शैलो अर्थक्वेक आते हैं। एंड देन सबडक्शन जोन में क्या होता है कि यहां तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई थी, सबडक्शन जोन में हो रहा है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। तो पास आने से, मैं ऊपर कर देती हूँ, पीछे आपको दिखाई नहीं देगा, पास आने से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट के अंदर ये जो प्लेट है इसकी डेंसिटी है हाई और इसकी डेंसिटी है लो, ठीक है, हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। तो आप मुझे बताइए कि जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली हाई होगी वो जो चट्टान होगी वो थोड़ी सी हैवी होगी, और हैवी होने की वजह से वो नीचे दबेगी। तो इसमें क्या होता है, जब दो चट्टानें आपस में टकराती हैं तो ऑब्वियसली एक की डेंसिटी दूसरी की डेंसिटी के बराबर नहीं हो सकती है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नीचे की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो चट्टान का हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और क्योंकि दूसरी वाली चट्टान लोअर डेंसिटी की थी तो उसमें फोल्ड्स पड़ जाता है, इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और जब ये डेंसिटी, जब ये हाई डेंसिटी वाली प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है तो इसका एक जोन बनता है जिसे बेनियॉफ जोन कहा जाता है, और जहां पे जाके ये फिर से मैग्मा के संपर्क में आके पिघल जाती है, और इसी प्रोसेस को उसका सबडक्शन कहा जाता है। आगे बात समझ में, इसे हम क्या कहेंगे, उसका सबडक्शन कहेंगे। तो जब कभी भी प्लेट बाउंड्रीज बनती है, कन्वर्जन, डायवर्जन एंड ट्रांसफॉर्मिंग, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का रिजल्ट होता है सबडक्शन जोन, डायवर्जन प्लेट बाउंड्री का रिजल्ट होता है स्प्रेडिंग जोन, एंड ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री का रिजल्ट होता है ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट। क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, इन्हें आपको कंसिडर करना है और करेक्ट आंसर बताना है। जी नहीं, यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। कुछ प्रकार की भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की पर्वतों में तरल पदार्थ के माध्यम से संचारित नहीं होती है, इसीलिए पृथ्वी की विभिन्न परतों के माध्यम से भूकंपीय मार्ग को देखकर पृथ्वी की संरचना को समझा जा सकता है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे एस वेव्स की बात हो रही है। हर वेव्स का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब भी हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं तो उसको समझने के लिए हम टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एंड सेस्मिक वेव्स का यूज करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम समझ पाए ना अर्थ को, कि इसमें क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उसके लिए मेजरली हम सेस्मिक वेव्स की हेल्प लेते हैं। अब बात करी जाए सेस्मिक वेव्स की, तो सेस्मिक वेव्स को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से। अब देखिए सेस्मिक वेव्स हैं, सेस्मिक वेव्स मेजरली जो हम पढ़ते हैं वो तीन तरह से इसको क्लासिफाइड करते हैं, पी, एल और एस, सॉरी पी, एस और एल, तीन तरह से क्लासिफाइड करते हैं। अब देखिए इसमें हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के इंटरनल पार्ट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम कोर कहते हैं, ठीक है।
कोर से जैसे ही हम बाहर की तरफ चलते हैं एक दूसरा हिस्सा आता है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। ठीक है, अब जैसा बन रहा है ना वैसे थोड़ा देख लेना। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर मेंटल। इसे हम कहते हैं आउटर अपर मेंटल। ठीक है, और इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोअर मेंटल है उसके लिए कहा जाता है कि लोअर मेंटल कंप्लीटली एक मोल्टन फॉर्म में है, मतलब लोअर मेंटल और आउटर कोर मोल्टन फॉर्म में है, क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में है, कोर सॉलिड फॉर्म में है, इवन अपर मेंटल भी सॉलिड फॉर्म में है। तो हम ये क्या कहते हैं कि अर्थ क्विक जब आता है तो एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर के ही गुजर सकती है। तो मान लीजिए कि हम दो तरह की वेव्स को समझते हैं, एक तरफ है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी प्राइमरी वेव्स, ये इस जगह के इस हिस्से से निकली। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से निकली, तो प्राइमरी वेव्स क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड तीनों से एक्टिवली चल सकती है, तो इसको हम ये कह देंगे कि ये वाला जो एरिया है ये एरिया है प्राइमरी वेव्स का। लेकिन अब वही बात आ रही है एस वेव्स की। अब एस वेव्स के बारे में हमने क्या जाना है कि एस वेव्स लिक्विड से होके नहीं गुजर सकती है। तो एस वेव्स कहां कहां से चली जाएगी, एस वेव्स अपर मेंटल एंड क्रस्ट से होके चली जाएगी, एस वेव्स कोर तक आ जाएगी, लेकिन फिर से ये गायब हो जाएगी, यहां तक का कंप्लीट इलाके में ये गायब हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कंप्लीट जोन यहाँ पे बना है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अर्थक्वेक का शेडो जोन। अब शेडो जोन से हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक कभी आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि एस वेव्स नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि अर्थ के इंटरनल पार्ट में कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्मेट मौजूद है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, लोअर मेंटल, अपर लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए शेडो जोन नहीं बना है यहाँ पे और एस वेव्स नहीं आ पाई। तो ऑब्वियसली सेस्मिक वेव से हमें इतना पता चल रहा है कि एस वेव्स क्योंकि लिक्विड में मूवमेंट नहीं करती है इसलिए वो अर्थ के इस पार्ट से होकर के नहीं गुजर पाई है। ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, volcanoes are not likely to be found in the region of earthquake, earthquake are included by seismic activity, volcano do not require seismic activity। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। वॉल्केनोज आर नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन रीजन ऑफ अर्थक्वेक, डेफिनेटली नॉट। मैंने बताया था जैसे कि कहीं अगर डीप अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसके साथ में मैग्मा का भी इरुप्शन होता है, और मैग्मा का इरुप्शन अगर हो रहा है तो वो वॉल्केनो ही कहलाएगा। असर्शन करेक्ट है। अर्थक्वेक आर इंक्लूडेड बाय सेस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनो डू नॉट रिक्वायर सेस्मिक एक्टिविटी। क्यों नहीं होगा, अब ऐसा थोड़ी है कि डिवीजन किया गया है कि सेस्मिक वेव्स तुम इस रास्ते से जाना और वॉल्केनोज मैग्मा इस रास्ते से जाएगा। जिस रास्ते से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा का मतलब क्या है कि इंटरनल पार्ट में जो चट्टानों की हलचल हो रही थी, पिघली हुई चट्टानें बाहर आ रही है, तो उन्हीं पिघली हुई चट्टानों में जो एनर्जी है वही तो सेस्मिक वेव्स है, तो ऑब्वियसली वो भी बाहर निकलेगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थक्वेक आएगा तो वॉल्केनोज आने के चांसेस हैं, और अगर वॉल्केनोज आएगा तो अर्थक्वेक तो डेफिनेटली आने के चांसेस है, क्योंकि सेस्मिक वेव्स रिलीज हो रही है। तो दोनों ही यहाँ गलत है और डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एआर बेस्ड है। A volcanic eruption must be accompanied by an earthquake. Reason is volcanoes are more likely to be found near the edge of tectonic plates. अच्छा,
करेक्ट है, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भूकंप अवश्य होना चाहिए। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आ गया, मस्ट बी, दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी। वॉल्केनिक इरुप्शन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट के किनारों के पास ज्वालामुखियों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। संभावना हर जगह है, कंपल्सरी कंपल्सेशन कहीं पर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। तो इसी के साथ में हम कर चुके हैं आउट ऑफ 500 125 क्वेश्चंस कंप्लीट। कल की क्लास में हमारी सीरीज चलेगी 126 टू 150 क्वेश्चंस, जिसकी टाइमिंग रहेगी शार्प 3 बजे, पहले भी स्टार्ट हो सकती है क्लास इसी चैनल पे। अब गाइज मेरी क्लास है 4 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। ये क्लास बिल्कुल फ्री क्लास है, जहां पर मैं सेम क्वेश्चंस को करवा रही हूँ आगे से। मतलब ये जो क्वेश्चंस है इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमारे वहां भी चल रहे हैं, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। करना आपको सिर्फ इतना सा है, वो क्लास लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। अब क्योंकि अनअकैडमी बहुत सारी कैटेगरीज में अपनी सर्विस दे रही है, तो आपको अपनी कैटेगरी एनटीए यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सारा का सारा सीन समझ में आ जाएगा। अपनी लॉगिन आईडी डाल देना है आपको, और फिर कृतिका पारिक प्रोफाइल को आपको सर्च बार पे जाके सर्च करना है। प्रोफाइल आपको मेरी मिल जाएगी। और हाँ गाइस, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि 20% ऑफ जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। और आप अगर अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो फीस आपके लिए 15,950 है, वही फीस आपको 12,750 में मिल जाएगी। मतलब डायरेक्टली आपको 4,000 का फायदा हो जाएगा 12,350 में। तो आपको डायरेक्टली इतना फायदा हो जाएगा। यूजीसी 10 कोड जरूर लगाइएगा, उसके बिना नहीं होगा। तो 20% ऑफ लेने के लिए आप अभी अपना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। ना केवल नेट कैटेगरी, अनअकैडमी का कैसा भी सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी प्लान हो, डिस्काउंट के लिए आप ये कोड को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ गाइज, ये अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे जाइएगा, अनअकैडमी यूजीसी नेट सेलेक्ट करिएगा, वहां आपको इस हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको मेरे और बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में। जल्दी आपको डाउनलोड करिए और जल्दी पहुंचिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।